हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए और ईपीएफओ के एग्जाम के लिए, और आपको बहुत अच्छे नोट्स चाहिए, वर्ल्ड क्लास नोट्स चाहिए, आपको सिलेक्शन वाले नोट्स चाहिए जिसमें आपको सारा सिलेबस कवर किया गया हो, तो ज्वाइन कीजिए हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए नंबर्स पे। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो हमारे पास फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एट द रेट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारा मटेरियल यहां आपको मिलता है। तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए करते हैं आज का लेक्चर हम स्टार्ट। आज का हमारे पास लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर थर्ड में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 इस एनसीईआरटी का, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर में क्या क्या होता है। तो चलिए आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ये कैन बी अंडरस्टूड ओनली by indirect evidences as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth। आपको पता है हम अर्थ के कितने इंटीरियर जा सकते हैं। अर्थ की रेडियस हमारे पास 6370 किलोमीटर है। इतना हम अर्थ के अंदर जा सकते हैं, इतने किलोमीटर हम अर्थ के अंदर जा सकते हैं। बट आज तक कोई अर्थ के अंदर इतना पहुंचा नहीं है। तो जो भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ते हैं वो सब हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस से पढ़ते हैं। द कन्फिग्रेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमारे पास अर्थ के सर्फेस की कन्फिग्रेशन है उस पर जो फीचर्स है, लैंडफॉर्म्स है, वो किसका प्रोडक्ट है? वो प्रोडक्ट है हमारे पास जो हमारे पास प्रोसेसेस ऑपरेट कर रहे हैं इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। और जो हमारे पास प्रोसेसेस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस। यहां देखिए एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। एंडोजेनिक मैंने आपको भी बताया और एक्सोजेनिक हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं या फिर जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, वो हमारे होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, यानी कि अर्थ से बाहर, और एंडोजेनिक अर्थ के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेसेस मिलकर हमारे अर्थ का जो सरफेस है उसे कॉन्स्टेंटली शेप कर रहे हैं और लैंडस्केप को चेंज कर रहे हैं। हमारे पास नए नए फीचर्स ऐड होते हैं और जो भी होता है, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस आर इग्नोर्ड। जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर है हमारे पास रीजन का, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, और अगर उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हमें अपने जो इफेक्ट्स हैं हमारे पास एंडोजेनिक प्रोसेसेस के, वो हमें नहीं पता लग पाएंगे। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफी ऑफ अ रीजन। जो हमारे पास ह्यूमन लाइफ है वो लार्जली कौन इन्फ्लुएंस करता है? हमारे पास फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन लाइफ को। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप कि कोई बंदा कोस्टल एरिया में रह रहा है तो उसकी जो लाइफ है वो सी से रिलेटेड होगी और सी उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, वहां का क्लाइमेट उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। कोई बंदा अगर आपका फॉरेस्ट में रह रहा है तो वहां का क्लाइमेट, वहां के फीचर्स, वहां का जो भी टेम्परेचर होगा वो उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ प्लेन्स में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, तो ये माउंटेन्स और प्लेन्स भी जहां वो लोग रहते हैं उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां देखिए ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम वन गेट्स एक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो हमें उन सब फोर्सेस को जानना चाहिए जो कि हमारे पास लैंडस्केप की डेवलपमेंट कराती हैं और हमारे पास अर्थ पे फीचर्स डेवलप करती हैं। अब देखिए हमारे पास, अब हम पढ़ते हैं कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास अबाउट द इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या सोर्सेज है हमारे पास इंफॉर्मेशन की। जो आपको पता ही है अर्थ की रेडियस मैंने आपको भी बताया 6370 किलोमीटर होती है। ये अर्थ के सेंटर तक, हम अगर अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक देखें तो इतना डिस्टेंस होता है और इस सेंटर तक कोई पहुंच नहीं सकता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज, जब हम अर्थ के अंदर पहुंच ही नहीं सकते हैं तो हमारे पास जो अर्थ की इंटीरियर की नॉलेज आती है वो कहां से आती है? मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब होता है अनुमान, जो हमारे एंड इन्फ्रेंसेस, जो हमारे पास काफी सारी हमारे पास जो नॉलेज है इंटीरियर के, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो हमारे पास कैसे आई है? उसका साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया, इन्फ्रेंसेस लगाए। Yet a part of information is obtained through direct observations and analysis of material। पर कुछ जो पार्ट है इंफॉर्मेशन का वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आया है और जो हमने मटेरियल्स मिले हैं हमें, उनकी एनालिसिस की है, उससे भी हमें कुछ पता लगा है। तो हमारे पास अभी हम देखते हैं कि अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कितने सोर्सेज हैं। पहले सोर्सेज है हमारे पास जिनसे हम अर्थ की इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं, वो है डायरेक्ट सोर्सेज। और ये डायरेक्ट सोर्सेज क्या है? ये सरफेस रॉक्स है हमारे पास। ये पहले डायरेक्ट सोर्सेज है हमारे पास, सरफेस रॉक्स या फिर रॉक्स जो हमें मिलते हैं माइनिंग एरिया से। यहाँ देखिए गोल्ड माइन जो साउथ अफ्रीका में है वो 3 to 4 किलोमीटर डीप है। और बाकी हमारे पास ओशन में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या फिर इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इनके अंदर ही जो डीपेस्ट ड्रिल हुआ है हमारे पास वो कहाँ हुआ है? कोला में हुआ है, ओशन में, इन आर्कटिक ओशन में हुआ है, और वो अभी तक 12 किलोमीटर डीप का
चुका है। दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पास ओशंस में चल रहे हैं और बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं हमारे पास। इनसे जो हमारे पास मटेरियल मिलता है, इनकी जो हम अर्थ की डेप्थ में अंदर जाते हैं, वहां से जो हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उससे भी हमें बहुत सारी डायरेक्ट सोर्सेज, वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिली है अर्थ के बारे में। तो चलिए दूसरा सोर्स देख लेते हैं हम क्या है। अर्थ की जो इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारे पास दूसरा सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स, वो है हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस। क्या होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन है, इसमें जो मोल्टन मटेरियल है यानी कि मैग्मा, वो हमारे अर्थ पे आ जाता है और उस मैग्मा को हम लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। उसके बाद हमें अर्थ के इंटीरियर में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और भी हमारे पास ये जो वॉल्केनिक जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा अर्थ पे आके सरफेस पे आके कूल करता है, रॉक्स बन जाते हैं। उन रॉक्स की भी हम एनालिसिस करते हैं, तो उससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज कि कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज है जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, जो हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे हम अर्थ के सर्फेस से अर्थ की सेंटर की तरफ जाएंगे, अर्थ के इनसाइड, तो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है। और जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है अर्थ की, जब हम अंदर जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है अर्थ की, वो भी हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, ये मटेरियल डेंसिटी और टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है जब हम अंदर जा रहे हैं अर्थ के, तो वो क्यों बढ़ रहा है, ऐसा हम पता लगा सकते हैं। तो नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द डिफरेंट डेप्थ्स। साइंटिस्ट को पता है हमारे पास टोटल थिकनेस कितनी है अर्थ की, और हमारे पास जो ये अर्थ का हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी चेंज हो रही है जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, तो इसकी वजह से साइंटिस्ट ने हमें टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की वैल्यू पता लगा ली है। जो हमारे पास दूसरे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के, इनडायरेक्ट सोर्सेज, वो क्या है, वो हमारे पास मीटियोर्स हैं। मीटियोर्स जिस टाइम हमारे पास अर्थ पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट मटेरियल दैट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मीटियोर्स इज नॉट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। जो मीटियोर्स हमारे पास स्पेस से आते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए, बर्न होते हुए कुछ अर्थ पे पहुंच जाते हैं, उनको उठाते हैं, हम लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए भेजते हैं और उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ये तो हमारे पास मीटियोर अर्थ के अंदर से भी नहीं है, अर्थ के इंटीरियर से भी नहीं है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर जो हम ऑब्जर्व करते हैं मीटियोर में, वो हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है अर्थ के। दे आर द सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज सिमिलर टू आवर प्लेनेट। जो हमारे पास प्लेनेट का मटेरियल है, जिस मटेरियल से हमारे पास प्लेनेट डेवलप हुआ है, उसी मटेरियल से ये मीटियोर्स भी हमारे पास डेवलप हुए हैं। इस वजह से हम इन्हें भी इनडायरेक्ट सोर्सेज में यूज करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अर्थ के इंटीरियर की। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, देख लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे कि ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, सिस्मिक एक्टिविटीज है। इन सोर्सेज की वजह से भी हमें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए पहला इनडायरेक्ट सोर्स देख लेते हैं। पहला ये देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स से कैसे मिलती है। जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होती है इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस। ये क्या होता है, इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल्स। ये क्या कहना चाहता है, एक बार समझिए। जो ग्रेविटी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, वो हमारे पास इक्वेटर पे कम होती है, पोल्स पे ज्यादा होती है। जैसे हम इक्वेटर से टूवर्ड्स पोल्स चलते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू वो बढ़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से जो हमारा डिस्टेंस है इक्वेटर का, वो ज्यादा है। किस डिस्टेंस से? जो हमारा डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से टू द पोल्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है हमारा पोल तक, अर्थ के पोल्स तक, वो हमारा डिस्टेंस कम है। इसी वजह से हमारा ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है। किससे? जो ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे होती है उससे ज्यादा होती है पोल्स पे। तो ये देखिए, ये आपको समझ में आया होगा। एंड द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। जो हमारे पास अर्थ का मास ऑफ द मटेरियल है, उसकी वजह से भी ग्रेविटी वैल्यू डिफर करती है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। आपको पता ही है कि हमारी अर्थ में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इस मास ऑफ मटेरियल का, तो उसकी वजह से भी अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू मिलती है। अब यहाँ देखिए, द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। और जो रीडिंग है ग्रेविटी की अलग अलग प्लेसेस पे, वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। और ये रीडिंग्स बहुत बार डिफर करती हैं जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। और इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। ग्रेविटी एनोमली गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जब हमें इस ग्रेविटी एनोमली की वैल्यू पता होती है, इन डिफरेंसेस की वैल्यू पता होती है, तो उससे हमें जो हमारे पास मास ऑफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में, उसकी वैल्यू, उसका पता लग जाता है। जो हमारे पास क्रस्ट में जो मास ऑफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पता लग जाता है। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के बारे में वो है हमारे पास मैग्नेटिक सर्वेज। यहाँ देखिए मैग्नेटिक सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रिस्टल पोर्शन एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन द पार्ट। हमारे पास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल भी हैं क्रिस्टल पोर्शन में, हमें जब उनकी पता लगता है, उनके बारे में हमें पता लगता है मैग्नेटिक सर्वेज के द्वारा, तो हम अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट, जो क्रस्ट में हमारे पास मटेरियल है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं थ्रू मैग्नेटिक सर्वेज। फिर आपका सिस्मिक एक्टिविटी है, लास्ट जो आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं सिस्मिक एक्टिविटी, और ये सिस्मिक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है, सिस्मिक वेव्स क्या होता है, इससे भी हमारे पास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है अर्थक्वेक्स। चलिए फ्रेंड्स, हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं कि हमारे अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स में समझिए अर्थक्वेक क्या है। इट इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। जब हमारे पास अर्थ शेक करती है तो उस शेकिंग को, या अर्थ ट्रेम्बल करती है तो उस ट्रेम्बलिंग को, इट इज शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग या फिर ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ अर्थक्वेक होता है। और ये अर्थ शेक क्यों करती है, हमारे पास नेचुरल इवेंट है, ये देख लीजिए, ये शेक इसलिए करती है, इट इज कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ये रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, उसकी वजह से कॉज होता है, विच जनरेट्स, और इस रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से जनरेट्स होती है हमारे पास वेव्स, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्मिक वेव जनरेट होती है हमारे पास इस रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से। और वो सिस्मिक वेव्स जो हमारे पास होती है वो ट्रेवल करती है इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ देखिए, व्हाई डज द अर्थ शेक, द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर अलोंग अ फॉल्ट। कोई फॉल्ट होता है, उसके अलोंग आपकी क्या एनर्जी रिलीज होती है, और जिस पॉइंट पे वो एनर्जी रिलीज होती है वहां से आपकी सिस्मिक वेव्स निकलती हैं, और जो वो वेव्स होती हैं वो सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। देखिए होता क्या है, जब कोई आपका अर्थ की क्रस्ट में कोई फॉल्ट होता है तो रॉक क्या करता है, रॉक आपका अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपका फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट होता है एक शार्प ब्रेक हो जाएगा। जैसे आपकी अर्थ की क्रस्ट है, बहुत सब बड़ी क्रस्ट होती है ना अर्थ की, उसमें अगर कोई शार्प ब्रेक आ गया है, उस शार्प ब्रेक को हम बोलते हैं फॉल्ट। जैसे धरती फट जाती है ना, ऐसे ही वो शार्प ब्रेक होता है और उसको बोलते हैं हम फॉल्ट। तो जो रॉक्स होते हैं अलोंग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा प्रेसिस देम। और जो उनके ऊपर वाले जो रॉक्स होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके ऊपर वाले जो रॉक्स होते हैं उनको फ्रिक्शन की वजह से लॉक करके रखते हैं। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट सम टाइम्स ओवरकम्स द फ्रिक्शन। जो ऊपर वाले रॉक्स प्रेशर बना के रखते हैं, फ्रिक्शन से लॉक करके रखते हैं उन रॉक्स को जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद उनकी जो टेंडेंसी है टू मूव अपार्ट एट सम टाइम, उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ब्लॉक्स हमारे पास डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, वो रॉक मूव कर जाते हैं, एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर एब्रप्टली। और वो बहुत एब्रप्टली स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे से, अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड कर जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब वो स्लाइड करते हैं एब्रप्टली तो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, और जिस पॉइंट पे रिलीज ऑफ एनर्जी होती है वहां से वेव्स निकलती हैं आपकी, और जो सिस्मिक वेव्स होती हैं ये आपकी ट्रेवल करती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। और द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड, जहां पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जहां पे फॉल्ट पे, जहां पे पॉइंट है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है आपकी, उसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। और इसको फोकस को हम एक वर्ड और बोलते हैं, फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। याद रखिए, फोकस और हाइपोसेंटर आपका एक ही वर्ड है। और वो पॉइंट कौन सा होता है, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस। जो पॉइंट अर्थ के सरफेस पे होता है नियरेस्ट टू द फोकस, उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव। एपीसेंटर पे सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे वेव्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, और ये एपीसेंटर हमेशा डायरेक्टली अबव द फोकस आपको मिलता है ऑन द अर्थ सरफेस। चलिए मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं इसकी, और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा फिगर से भी। ये देखिए, ये आपकी फिगर है, ये मैंने हैंड ड्रॉन फिगर है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, मैंने आपको बताया भी, ये क्या है आपकी ब्लैक लाइन, क्या है, फॉल्ट है। ये शार्प ब्रेक है अर्थ की क्रस्ट में। तो एक रॉक का पीस ये हो गया, एक रॉक का पीस ये हो गया। ये क्या करते हैं, एक इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और ये नीचे वाली डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। दे टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये जब ये ओवरलाइन रॉक्स होते हैं, जब ये ऊपर पड़े वाले जो रॉक्स हैं, ये ऊपर वाले रॉक्स हैं, इनको क्या करते हैं, फ्रिक्शन से लॉक करके रखते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब इनकी टेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाती है, तो जो हमारे पास ये वाला रॉक है ये इधर स्लिप हो जाता है और ये वाला रॉक इधर हो जाता है। और जो ये हमारे पास स्लाइड करते हैं रॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में, वो बहुत एब्रप्टली स्लाइड करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, इस पॉइंट जो आप फोकस दिख रहा है, एनर्जी रिलीज हो जाती है अलोंग द फॉल्ट। ये आपकी ब्लैक वाली लाइन है, इस पे आपको ये रेड डॉट दिख रही है। ये रेड डॉट आपका वो पॉइंट है जहां पे एनर्जी रिलीज हुई है, और इसको हम बोलते हैं फोकस, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर या फोकस। और ये आपको मिलेगा अर्थ की क्रस्ट के इनसाइड या फिर अर्थ की मेंटल में भी मिल सकता है। ये फॉल्ट के अलोंग फोकस होता है आपका। और ये देख रहे हैं आप, सर्कल्स देख रहे हैं, ये जो वेव्स हैं ये सारी डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही हैं, आपकी चारों डायरेक्शंस में आपकी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। और ये देखिए आपका जो एपिसेंटर है आपका
एपिसेंटर आपका जस्ट अबव द फोकस होता है, लेकिन ऑन द अर्थ सरफेस होता है। एपिसेंटर क्या होगा आपका, जस्ट अबव द फोकस होगा और ऑन द सरफेस होगा। ये देखिए ये आपका एपिसेंटर है ऑन द सरफेस और फोकस के डायरेक्टली अबव है, और सबसे पहले यहाँ आपकी वेव्स एक्सपीरियंस की जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं हमारे पास जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स को हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। इन अर्थक्वेक वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स भी इन्हें बोलते हैं। लिथोस्फेयर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ द डेप्थ अप टू 200 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सर्फेस से अगर हम 200 किलोमीटर डीप चले जाते हैं अर्थ के अंदर, तो वहां तक हमारे पास हमें लिथोस्फेयर मिलता है। और देखेंगे हम फिगर में भी देखेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये सिस्मोग्राफ क्या करता है, आपका रिकॉर्ड करता है वेव्स जो आपके रीचिंग द सर्फेस। जो वेव्स आपकी सर्फेस पे पहुंचती हैं, उन वेव्स को ये सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, यानी कि उन वेव्स का हमें पता लगता है। अ कर्व ऑफ द अर्थक्वेक वेव रिकॉर्ड्स ऑन द सिस्मोग्राफ, ये हमें फिगर में दिखाया, वो फिगर में भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, अब जो अर्थक्वेक की वेव्स होती है हमारे पास, सिस्मिक वेव्स होती हैं, और बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन से दो टाइप्स की होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, सरफेस वेव्स होती हैं। तो पहली हो गई आपकी बॉडी वेव एंड दूसरी हो गई आपकी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आपकी कौन सी होती हैं, बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव्स इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये वेव्स जो होती हैं आपकी, जब हमारे पास फोकस पे एनर्जी रिलीज होती है, तो ये बॉडी वेव्स हमारे पास वहीं से क्या होती हैं, जनरेट होती हैं और ट्रेवल करती हैं सारी की सारी डायरेक्शंस में। जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया था, फोकस से ट्रेवल करती हैं वेव्स इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की बॉडी के थ्रू ट्रेवल करती हैं, इन्हीं वजह से इसका नाम बॉडी वेव्स रखा गया है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बॉडी वेव्स हमारे पास सरफेस से इंटरेक्ट करती हैं, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स। जब ये बॉडी वेव्स हमारे पास सरफेस पे पहुंच जाती हैं, मैंने आपको बताया था फोकस जो होता है वो आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है। जब वहां से वेव्स निकल के आपके सरफेस रॉक से टकराती हैं, तो वो जनरेट करती है न्यू सेट ऑफ वेव्स, जिनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स। क्योंकि जब ये बॉडी वेव्स आपके सरफेस पे पहुंच जाती हैं, तो वहां एक न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है सरफेस रॉक से टकरा के, वो होती हैं आपकी सरफेस वेव्स, जो कि आपकी दूसरी टाइप की सिस्मिक वेव्स हैं। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, और ये वेव्स आपकी सरफेस के अलोंग मूव करती हैं। जो वेलोसिटी है इन वेव की, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज। और जितना ज्यादा आपका मटेरियल कोई भी डेंसर होगा, यहाँ देखिए, द डेंसर द मटेरियल हायर द वेलोसिटी। अगर आपकी जो ये वेव्स है हमारे पास क्रस्ट से लेके सेंटर तक जाती हैं अर्थ की, यानी कि अर्थ के इनसाइड जाती हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेव्स की इंक्रीज होगी, क्योंकि जो डेंसिटी है मटेरियल की वो क्रस्ट से अर्थ के इंटीरियर तक इंक्रीज करती है, अर्थ के सेंटर तक इंक्रीज करती है। ये देखिए आपको फिगर दिख रही है यहाँ पे 3.1 की अर्थक्वेक वेव्स की। ये वाली जो आपकी फिगर है, ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। ये देखिए सबसे पहले जो इस हमारे पास जो भी ये इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे भी हमने रिकॉर्ड किया है, इस इंस्ट्रूमेंट पे सबसे पहले जो वेव्स अराइव हुई हैं वो पी वेव्स अराइव हुई हैं। फिर ये जो अराइवल टाइम देख रहे हैं, पी वेव्स के और एस वेव्स के बीच में कुछ अराइवल टाइम है। उसके बाद हमारे पास जो एस वेव्स आती हैं, पी वेव्स के बाद हमारे पास कुछ टाइम बाद एस वेव अराइव होती हैं। उसके बाद एस वेव्स के बाद कुछ टाइम बाद हमारे पास सरफेस वेव्स अराइव होती हैं। और ये जो आपका इनका देख रहे हैं, ये क्या है, इस फिगर में ये आपका एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास पी वेव आती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी वेव्स रिकॉर्ड होती हैं, सेकेंडरी वेव्स कुछ टाइम के बाद रिकॉर्ड होती है हमारे पास सिस्मोग्राफ पे, तो इसलिए इनको सेकेंडरी वेव बोलते हैं। और ये देखिए सरफेस वेव्स का आपका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपको देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है एम्पलीट्यूड सरफेस वेव का आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो सरफेस वेव्स है हमारी, वो सबसे ज्यादा हमारे पास डैमेज कॉज करती हैं अर्थ पे, तो इसी एम्पलीट्यूड की वजह से, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। और सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ्स एंड प्राइमरी वेव्स आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बॉडी वेव्स जो होती हैं, जो हमारे पास अर्थ की बॉडी में ट्रेवल करती हैं, ये बॉडी वेव्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं। पहली होती हैं पी वेव्स, दूसरी होती हैं एस वेव्स। ये जो हमारे पास पी वेव्स होती हैं, इनको हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। मैंने आपको अभी फिगर में दिखाया कि पी वेव्स सबसे पहले हमारे पास सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं। और सिस्मोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है, जो वेव्स हमारी सरफेस पे पहुंच जाती हैं। तो इसी वजह से पी वेव्स मूव्स फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। These waves are also called primary waves, इसी वजह से इनको प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है। P waves are similar to the sound waves। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो भी हमारे पास तीनों मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर लेती हैं, यानी कि गैसेस के भी थ्रू, लिक्विड के भी थ्रू एंड सॉलिड के भी थ्रू। तो ऐसे ही जो हमारे पास ये पी वेव्स हैं, ये सिमिलर टू साउंड वेव्स हैं, और ये भी तीनों मटेरियल के थ्रू ट्रेवल करती हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों के थ्रू ट्रेवल करती हैं। उसके बाद देखते हैं हम एस वेव्स का थोड़ा देखते हैं कि एस वेव्स जो है अराइव करती है एट द सरफेस विद सम टाइम। मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है, डायग्राम में दिखाया था, सम टाइम लैग, कुछ टाइम लैग के बाद एस वेव्स हमारी अराइव करती हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, क्योंकि ये सेकेंड टू रिकॉर्ड ऑन द सिस्मोग्राफ होती हैं, इस वजह से इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स। हमने भी देखा था कि पी वेव्स जो है हमारे पास वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मीडियम के थ्रू, तीनों मीडियम्स के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। लेकिन जो ये सेकेंडरी वेव्स हैं हमारे पास, ये ट्रेवल करती है ओनली
खाली सॉलिड मीडियम के मटेरियल के थ्रू ट्रेवल करती है, ना तो लिक्विड मटेरियल के थ्रू ट्रेवल करती है, ना गैशियस मटेरियल के थ्रू ट्रेवल करती है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एस वेव की, वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट हैज हेल्प्ड साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये इससे एस वेव से साइंटिस्ट को इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है अर्थ का वो ज्यादा समझ में आया। और यहाँ देखिए ये जो रिफ्लेक्शन है आपकी कॉजेज वेव्स टू रिबाउंड, वेयर एज रिफ्रैक्शन मेक्स वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। रिफ्लेक्ट जब कोई चीज होगा तो हमारे पास वो रिबाउंड होगी, और जब हमारे पास कुछ रिफ्रैक्शन होता है वो थोड़ा मुड़ जाता है। तो रिफ्रैक्शन क्या करता है? मेक वेव्स मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। द वेरिएशंस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड इन द सिस्मोग्राफ। और ये सारी वेरिएशंस हमें कहां पता लगती हैं? सिस्मोग्राफ पे पता लगती हैं। सरफेस वेव्स देखिए, जो आपकी सरफेस वेव्स पर हमने पढ़ी थी, तीसरी वेव जो आपको एम्पलीट्यूड जिसका सबसे ज्यादा था और सबसे ज्यादा डैमेजिंग बताया था मैंने जिन्हें, सरफेस वेव्स आर द लास्ट टू रिपोर्ट ऑन द सिस्मोग्राफ। ये मैंने आपको फिगर में बताया। एंड दीज वेव्स आर द मोर डिस्ट्रक्टिव। आपने फिगर में देखा ही होगा कि इन वेव्स का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा था तीनों में, तो इसलिए सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर अकर्स। ये क्या करती हैं? ये हमारे पास सरफेस पे होती हैं, सरफेस रॉक्स पे होती हैं। तो इस सरफेस रॉक्स को क्या करती हैं? डिस्प्लेस कर देती हैं, और उसकी वजह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। सबसे ज्यादा डैमेज इन्हीं वेव्स की वजह से होती है। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं प्रोपोगेशन ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ सिस्मिक वेव्स। कि जो हमारे पास पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, ये हमारे पास कैसे प्रोपोगेट करती हैं? थ्रू द अर्थ। तो यहाँ देखिए, एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशंस इन द बॉडी ऑफ द रॉक थ्रू विच दे पास। जब हमारे पास ये जो हमारे पास अर्थक्वेक वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, जब ये हमारे पास प्रोपोगेट करती हैं थ्रू द बॉडी या फिर थ्रू रॉक्स, तो ये क्या करती हैं? वाइब्रेशन कॉज करती हैं। पी वेव्स वाइब्रेशन कॉज करती है और पी वेव्स वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। फ्रेंड्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पी वेव्स कैसे वाइब्रेट करती है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और इसी वजह से जब ये पैरेलल वाइब्रेट करती है तो ये पी वेव एक्सर्ट करती है हमारे पास प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ये मटेरियल पे क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और उसकी वजह से, उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? देखिए, प्रेशर की वजह से जब ये प्रेशर क्रिएट करती हैं तो उस प्रेशर की वजह से डेंसिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं। इट क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल। जो अर्थ का जो मटेरियल है आपका, जो रॉक्स हैं जिससे वो पास कर रही हैं, उस पर प्रेशर जब आता है, वो पैरेलल ट्रेवल करती है ना टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो उस पर जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उस प्रेशर की वजह से डेंसिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं इन द मटेरियल, और उसकी वजह से लीडिंग टू स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजन ऑफ द मटेरियल होता है। उसकी वजह से क्या होता है? आपका स्ट्रेच और स्क्वीज होता है मटेरियल का। इन क्या होता है आपका, एक बार और समझ लीजिए, जब पी वेव्स हमारी मूव करती हैं थ्रू द बॉडी यानी कि थ्रू रॉक्स, तो ये क्या पैरेलली मूव करती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। पैरेलली मूव जब भी करेंगी तो क्या होगा? प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है? डेंसिटी डिफरेंसेस आ जाते हैं इन द मटेरियल। उसकी वजह से स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग होती है हमारे अर्थ के मटेरियल की, जहां से पास करती हैं। चलिए मैं आपको एक फिगर में भी दिखा देता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये पी वेव्स का दिखा रहा हूं। यहां जरा देखिए, जब ये हमारे पास ये जो डायग्राम है ना हमारे पास फ्रेंड्स, ये वाला डायग्राम, ये हमारे पास पी वेव्स का है। अभी देखिए स्टार्ट होंगी, ये जो देखिए फ्रेंड्स जो चल रही है आपकी, स्टार्टिंग में आपको जो दिख रही है वो लाइंस में डिफरेंस बहुत कम है। एक बार फिर से देखिए, जो आपकी स्टार्टिंग में लाइंस चल रही है इनमें डिफरेंस बहुत कम है, इनके बीच में गैप बहुत कम है, इसको बोलते हैं हम स्क्वीजिंग। और जो इसके जो पीछे लाइंस हैं उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उनमें गैप बहुत ज्यादा है। जो स्टार्टिंग वाली लाइंस है उनके जो पीछे वाली लाइंस है उनमें गैप बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचिंग। जब ये पी वेव्स ट्रेवल करती हैं तो ऐसे ही स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग कराती हैं मटेरियल की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और जो तीन अलग वेव्स होती हैं, ये देखिए, अदर थ्री वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। The direction of vibration of S wave is perpendicular to the wave direction in the vertical plane। ये अर्थ को कैसे मूव कराती है? जो S wave होती है हमारे पास, अर्थ को मूव कराती है वर्टिकली, यानी कि जब S wave हमारे पास सरफेस से पहुंचती है तो अर्थ हमारी अप एंड डाउन मूव करती है। और जब हमारी P wave सरफेस से पहुंचती है तो अर्थ हमारी कैसे हॉरिजॉन्टली मूव करती है, साइड बाय साइड मूव करती है। तो S wave याद रखना, S wave कैसे ट्रेवल करती है? ये परपेंडिकुलरली ट्रेवल करती है और अर्थ को वर्टिकली मूव कराती है। और इसी वजह से जो हमारे पास S wave है, क्या क्रिएट करती है? S wave क्रिएट करती है ट्रफ्स एंड क्रस्ट इन द मटेरियल, और ये ट्रफ और क्रस्ट क्रिएट कर देती है मटेरियल में। चलिए एक बार इसका भी फिगर देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एस वेव है, और मैंने आपको बताया कि एस वेव हमारे पास कैसे ट्रेवल करती है? परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है। और परपेंडिकुलर जब वो ट्रेवल करेगी अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगी तो अर्थ को कैसे मूव कराएगी? अर्थ को वर्टिकली मूव कराएगी, यानी कि अर्थ को ऐसे अप एंड डाउन मूव कराएगी। अर्थ हमारी ऊपर नीचे जाएगी। तो जब ये ऐसे होता है तो हमारे पास एस वेव ट्रेवलिंग के टाइम पे क्या बनाती है? हमारे पास क्रस्ट बनाती है और ट्रफ बनाती हैं। ऐसे देखिए इस फिगर में, देखिए ऐसे ट्रेवल करती हैं हमारे पास एस वेव्स। ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास ट्रफ है, और ये हमारे पास एस वेव्स हमारे पास मूव कर रही हैं उस मटेरियल से। इतने मटेरियल में अगर हमारे जो एस वेव मूव कर रही हैं तो ऐसे क्रस्ट एंड ट्रफ बनाती चलेंगी और ग्राउंड को वर्टिकली शेक करती चलेंगी अप एंड डाउन। ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड है और ये हमारे पास एस वेव है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस फिगर से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, शैडो जोन्स। ये शैडो जोन्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? इमरजेंस ऑफ शैडो जोन्स। देख लेते हैं क्या होता है कि अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है आपको पता ही है, रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ पे, लोकेटेड एट फार ऑफ लोकेशन। सिस्मोग्राफ आपके लोकेशंस पे कहीं किसी लोकेशंस पे दूर लोकेटेड होते हैं, तो यहाँ जब ये वेव्स आती हैं तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड होती हैं। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। ये अर्थ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहाँ पे ये वेव्स रिपोर्ट नहीं करती हैं, और उन जोन्स को हम कहते हैं शैडो जोन्स, जहां पे वेव्स आपकी पी जो आपकी बॉडी वेव्स है, सरफेस वेव्स है, जहां जिस एरिया में वेव्स रिपोर्ट नहीं करती हैं, नहीं पहुंचती हैं, उन एरियाज को हम शैडो जोन कहते हैं। और हमारे पास डिफरेंट शैडो जोन्स हैं, हम फिगर से भी देखेंगे। यहां देखते हैं, इट वाज ऑब्जर्व दैट जो सिस्मोग्राफ है हमारा, लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री, जो हमारा एपी सेंटर होता है, हमारे पास एक एपी सेंटर है। आपको पता है एपी सेंटर मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ के सरफेस पे पॉइंट है, जहां पे सबसे पहले आपकी वेव्स आती हैं, जो सिस्मिक वेव्स हैं हमारे पास, अर्थक्वेक वेव्स हैं, जो सबसे पहले हमारे पास सरफेस पे आती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। जब इस एपी सेंटर से हमारी वेव्स निकलती हैं, और उस एपी सेंटर से हमारा कितना डिस्टेंस तक, एपी सेंटर से लेके 105 डिग्री तक अगर हमारे पास कहीं भी सिस्मोग्राफ रखा हुआ है फ्रॉम द एपी सेंटर, तो वहां पे क्या होता है? रिकॉर्ड होता है अराइवल ऑफ बोथ पी एंड एस वेव्स। इसका मतलब क्या है कि एपी सेंटर से लेके 105 डिग्री तक अगर हमारे पास कहीं भी सिस्मोग्राफ रखा हुआ है, तो वहां हमारी वेव्स रिकॉर्ड होंगी, दोनों वेव्स आएंगी। यानी कि 105 डिग्री तक, एपी सेंटर से लेके 105 डिग्री तक हमारी एस वेव भी मिलती है हमें, और पी वेव भी मिलती है। लेकिन हाउएवर दिस सिस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर रिकॉर्ड्स द अराइवल ऑफ पी वेव्स बट नॉट ऑफ एस वेव। अगर हम इसे 145 डिग्री से बाद में रख देते हैं, एपी सेंटर से 145 डिग्री तक ना रख के उसके बाद में हम सिस्मोग्राफ को रखते हैं, तो वहां बस हमारी पी वेव मिलती है, बट एस वेव नहीं मिलती है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें समझ आता है दस आ जोन बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 फ्रॉम एपी सेंटर। जो हमारे एपी सेंटर से जोन है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक के बीच में, वॉज आइडेंटिफाइड एज शैडो जोन फॉर बोथ द टाइप ऑफ वेव्स। यानी कि इस जोन में 105 और 145 डिग्री के बीच में जो जोन है, वहां पे ना तो आपको पी वेव मिलती है, ना आपको एस वेव मिलती है, और इस वजह से ये आपका पी वेव के लिए भी और एस वेव के लिए भी शैडो जोन माना जाता है। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिसीव एस वेव्स। और एस वेव्स आपको कहां तक मिलती हैं? आपके एपी सेंटर से लेके आपके 105 डिग्री तक ही आपको एस वेव्स मिलेंगी, एंड बियॉन्ड 105 डिग्री आपको एस वेव नहीं मिलती हैं। तो एस वेव के लिए आपका शैडो जोन क्या हो जाता है? एस वेव के लिए शैडो जोन हो जाता है आपका बियॉन्ड 105 डिग्री, पूरा की पूरा जो एरिया बचता है वो एस वेव के लिए शैडो जोन हो जाता है। और पी वेव के लिए क्या शैडो जोन है? पी वेव के लिए शैडो जोन है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक जो एरिया आता है वो पी वेव के लिए शैडो जोन होता है। तो हम ऐसा फिगर में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि जो है हमारे पास शैडो जोन है, ये किसके लिए लार्जर होता है? शैडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर। शैडो वेव जो एस जोन का है वो लार्जर तो होता ही है इन एक्सटेंट, बट इट इज ऑल्सो अ लिटिल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। 105 डिग्री के बाद का जो एरिया बचता है जिसमें एस वेव का शैडो जोन होता है, वो आपके अर्थ के सरफेस से 40% है। आपके जो अर्थ का सरफेस है उसका 40% से ज्यादा है वो एरिया जो एस वेव का शैडो जोन होता है। और याद रखना, शैडो जोन कौन सी वेव का बड़ा होता है? एस वेव का बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो शैडो जोन होता है वो 105 डिग्री से के बाद जितना भी एरिया होता है वो सारा एस वेव का शैडो जोन होता है। फ्रेंड्स, अब हम फिगर देख लेते हैं जो पी वेव का शैडो जोन बनता है वो कैसे बनता है। ये देखिए, ये जो आपका पॉइंट है जहां से वेव्स निकल रही हैं, इसको कहते हैं हम एपी सेंटर। ये अर्थ के सरफेस पे होता है। ये देखिए, ये जो वेव्स हैं यहाँ से, मैंने आपको बताया था जब ये वेव्स निकलती हैं सारी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और ये वेव्स इस डायरेक्शन में गई हैं, ये वेव्स इस डायरेक्शन में गई हैं। बट क्या होता है, ये देखिए ये वाला जो हमारे पास सर्कल है, ये है हमारे पास कोर। और आपको पता है कोर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक इनर पार्ट होता है, वो होता है आपका सॉलिड। इनर पार्ट कौन सा होता है? कोर का जो इनर कोर होती है वो हमारे पास होती है सॉलिड, और जो आउटर कोर होती है वो हमारे पास होती है लिक्विड की। तो आपको मैंने बताया था कि जो पी वेव है वो आपकी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस मीडियम से, तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन क्या मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास वेव्स हैं वो हमारे पास रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होता है वेव्स में। जब रिफ्रैक्शन होता है तो वेव्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ऐसे ही जब यहाँ से हमारे पास वेव्स आ रही थी, एक बार फिगर पे ध्यान दीजिए, जब हमारे पास ये वेव यहाँ से यहाँ आ रही हैं, ये वेव्स यहाँ से यहाँ आ रही हैं, और ये सारी वेव्स ऐसे कोर के ऊपर आती हैं, तो क्या होती है, इन वेव्स का जब जो डेंसिटी मटेरियल की चेंज होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। और उस रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो ये वाला एरिया आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे वो
जो वेव्स है, पी वेव्स हमारे पास पहुंच नहीं पाती हैं, क्योंकि जो वेव्स यहाँ से आ रही होती हैं उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, जब वो कोर पे टकराती हैं तो उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जो हमारे पास ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपका खाली रह जाता है और यहाँ पी वेव्स रिपोर्ट नहीं होती हैं। इस एरिया को बोलते हैं पी वेव का शेडो जोन, और ये एरिया होता है हमारे पास 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक फ्रॉम एपिसेंटर। अभी हम देखते हैं इस फिगर में एस वेव का शेडो जोन। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास कोर है, एक इनर कोर है, एक आउटर कोर है। इनर कोर जो हमारे पास वो है क्या है, सॉलिड की है। आउटर कोर हमारे पास कैसी है, लिक्विड की है। और आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको भी पढ़ाया है कि जो एस वेव है हमारे पास वो ट्रेवल करती है ओनली थ्रू सॉलिड मीडियम, ना तो वो लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है, ना वो गैशियस मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है। यहाँ देखिए अभी एपी सेंटर है, इससे जब हमारे पास वेव्स निकली और जैसे ही हमारे पास वेव्स कोर से टकराई, और आउटर कोर क्या है हमारे पास, आउटर कोर है जो हमारे पास, ये आउटर कोर है, जब ये आउटर कोर से टकराती है, आउटर कोर कौन से मीडियम की है हमारे पास, लिक्विड मीडियम की है, तो ये लिक्विड के थ्रू ट्रेवल ही नहीं करेंगी, तो ये कोर के थ्रू पास ही नहीं करती, तो ये वेव्स क्या है, ऐसे चली जाती हैं, इस डायरेक्शन में चली जाती हैं। और जो शेडो जोन बनता है एस वेव का, वो ये वाला बनता है, यानी कि बियॉन्ड 105 डिग्री फ्रॉम एपिसेंटर जो भी सारा एरिया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो एस वेव का शेडो जोन कहलाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं कुछ टाइप्स हैं अर्थक्वेक के, देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। पहला जो अर्थक्वेक का टाइप है वो हमारे पास टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। आपको पता है ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती है हमारे पास, तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्यों होगा, थोड़ा दिमाग से सोचिए। ये अर्थक्वेक इस वजह से जनरेट होता है ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। अभी मैंने आपको बताया था, आपकी फिगर के साथ भी समझाया था कि कैसे रॉक्स स्लाइड करते हैं अलोंग अ फॉल्ट प्लेन, और वहां से हमारे एक पॉइंट पे अलोंग द फॉल्ट एनर्जी रिलीज होती है, और उसकी वजह से टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है। चलिए दूसरा अर्थक्वेक देखते हैं कौन सा है। ये दूसरा अर्थक्वेक है हमारे पास वोल्केनिक अर्थक्वेक, और ये जो हमारे पास अर्थक्वेक्स होते हैं ये कन्फाइंड होते हैं टू द एरियाज ऑफ द एक्टिव वोल्केनो। ये स्पेशल क्लास है इस टेक्टोनिक अर्थक्वेक का। जब हमारे पास वोल्केनिक इरप्शंस होती है तो उससे भी हमारे पास अर्थ क्या होती है, शेक कर जाती है, और वो जो आसपास वाली अर्थ होती है उससे शेक कर जाती है, ट्रेम्बल कर जाती है, उसको हम कहते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक। थर्ड टाइप देखते हैं हमारे पास, थर्ड टाइप होता है हमारे पास कोलैप्स अर्थक्वेक। ये देखिए आपको नाम से ही समझ में आ रहे हैं अर्थक्वेक क्या है। जब क्या होता है, कहीं पे इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी होती है किसी एरिया में, तो जो रूफ होती है ना उस अंडरग्राउंड माइन की कोलैप्स हो जाती है, कॉजिंग माइनिंग ट्रेमर्स। जब ये रूफ कोलैप्स होती है माइनिंग में, माइंस की जब रूफ कोलैप्स हो जाती है तो वो क्या होता है, वो अर्थ को शेक कर देती है, माइनर ट्रेमर्स कॉज कर देती है, उसको हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास असम में माइन कोलैप्स हो गई, या फिर माइन में कुछ बंदे मर गए कोलैप्स होने की वजह, रूफ कोलैप्स होने की वजह से। फोर्थ देखिए यहाँ पर, फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ है आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये किस वजह से होता है, शेकिंग होती है हमारे पास, जो अर्थ शेक करती है, किस वजह से, कुछ एक्सप्लोजन हुआ है हमारे पास केमिकल या फिर न्यूक्लियर डिवाइसेस का, उसकी वजह से होता है हमारे पास एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक लास्ट टाइप, ये जो हमारे पास लास्ट टाइप है इसे कहते हैं हम रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। आपको पता है ये रिजर्वायर डैम्स वगैरह क्या होते हैं, तो जो वहां जिन एरियाज में ये वाटर पूरा भर जाता है डैम में, उसकी वजह से जहां पे अर्थ थोड़ी बहुत ट्रेमर्स आते हैं, माइनर ट्रेमर्स होते हैं, अर्थ शेक करती है थोड़ी बहुत, तो वो हम अर्थक्वेक्स को कहते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। और ये अर्थक्वेक कहाँ होते हैं, अकर्स इन द एरियाज ऑफ जहां पे हमारी लार्ज रिजर्वायर्स होती हैं, डैम्स होती हैं। ये पढ़े हमने अर्थक्वेक के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, कौन से स्केल पे मेजर करते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। देखिए हम अर्थक्वेक को दो तरह से मेजर करते हैं, एक तो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर मेजर करते हैं, एक उसके मैग्नीट्यूड पे। यहाँ देखिए पहला हम अर्थक्वेक को जो मेजर करते हैं, स्केल करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड की वजह से करते हैं, दूसरा करते हैं उसकी इंटेंसिटी की वजह से। अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड स्केल जो है हमारे पास, उसको हम रिचर स्केल भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड किससे रिलेट करता है, मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जितनी एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक पे, वो हमारे पास हमें मैग्नीट्यूड स्केल पे देखने को मिलता है। और ये मैग्नीट्यूड जो स्केल है, जो रिचर स्केल है, वो हमारे होता है 0 to 10 पे। ये याद रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया जाता है कि जो मैग्नीट्यूड स्केल है वो 1 to 12 है, और जो हमारे पास मर्केली स्केल है इंटेंसिटी वाला, वो 0 to 10 है। उल्टा करके पूछ लेते हैं, बट याद रखना मैग्नीट्यूड स्केल हमारा 0 to 10 होता है, और रिलेटेड टू किससे रिलेटेड होता है, एनर्जी रिलीज जो होती है उसको शो करता है, और उसको रिचर स्केल कहते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पे सेकंड स्केल देखते हैं। सेकंड स्केल है आपका इंटेंसिटी स्केल, वो हमारे पास नेम्ड आफ्टर मर्केली है। मर्केली कोई इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। और जो इंटेंसिटी स्केल है हमारे पास टेक्स इनटू अकाउंट, क्या अकाउंट में लेते हैं, द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। जितनी हमारी डैमेज होती है सरफेस पे, उसको हम इंटेंसिटी से मेजर करते हैं, इंटेंसिटी स्केल पे मेजर करते हैं, और उसको मर्केली स्केल भी बोलते हैं। और जो इंटेंसिटी स्केल की रेंज है ये है आपकी 1 to 12। रिमेंबर फ्रेंड्स, 1 to 12 आपका इंटेंसिटी स्केल है और 0 to 10 आपका रिचर स्केल है। देखिए अब यहाँ कुछ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक बताए हुए हैं, आप देख लेना। अर्थक्वेक नेचुरल हजार्ड है, ये तो आपको पता ही है। फिर ग्राउंड भी शेक होता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स है, लैंड एंड मड स्लाइड है, सॉइल
लिक्विफिकेशन है, जो आपकी लैंड और मड स्लाइड होती है, जब स्लोप्स पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास इसमें क्या होता है, वाटर परकोलेट कर जाता है, अर्थक्वेक क्या करती है, ग्राउंड को शेक करती है, और उस शेक की वजह से जो स्लोप्स पे हमारे पास हिल्स होती हैं या फिर डेब्रिस होती है, मड होती है, वो हमारे पास स्लाइड कर जाती है, उसको हम लैंड और मड स्लाइड्स कहते हैं, है ना। सॉइल लिक्विफेक्शन क्या होता है, जब हमारे पास अर्थ में अंदर तक नीचे वाली लेयर्स में आपका वाटर पहुंच जाता है, और जब जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो वहां थोड़ी सी अर्थ शेक होती है, और जो ऊपर वाली लेयर होती है, नीचे वाली लेयर तो पूरी सैचुरेटेड हुई पड़ी होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो उसके ऊपर से वाटर से सैचुरेटेड हुई पड़ती है, आराम से फिसल जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल लिक्विफिकेशन। फिर हमारे पास ग्राउंड लर्चिंग होती है, ग्राउंड का हिलना होता है, एवलेंचेज होते हैं। आपको पता है एवलेंचे हमारे पास बर्फ का तूफान बोलते हैं एवलेंचे को, अर्थक्वेक के आने पे होता है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, धरती खिसक जाती है। फिर फ्लड फ्रॉम डेव्स एंड लीवी फेलियर्स, लीवी जब हम आपके लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे ना, लीवी तब पढ़ेंगे हम। फ्लड्स होते हैं हमारे पास डैम से, फायर्स हो जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और सुनामी भी होती है। चलिए अब देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा है सुनामी के बारे में। सुनामी क्या है, यहाँ देखिए जो इफेक्ट है हमारे पास सुनामी का, वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशियनिक वाटर्स। ये सुनामी का इफेक्ट जब ही होगा जब हमारा एपिसेंटर जो अर्थक्वेक का है, एपिसेंटर किसका, अर्थक्वेक का है, वो ओशियनिक वाटर्स में है, एंड द मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंटली हाई। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा 2-3 मैग्नीट्यूड रहा अर्थक्वेक का, रिचर 2-3 रिचर स्केल पे 2-3 मैग्नीट्यूड रहा और वहां पे सुनामी आ गई, नहीं। क्यों, कब आती है सुनामी, जब हमारे पास जो अर्थक्वेक का एपी सेंटर है, जहां से हमारे पास सरफेस पे एनर्जी रिलीज होती है, वो अगर आपका ओशन के अंदर है, अच्छी डेप्थ पे है ओशन के अंदर, और जब हमारे पास मैग्नीट्यूड बहुत हाई होता है, तभी हमारे पास सुनामी आती है। और ये सुनामी क्या होती है फ्रेंड्स, सुनामी हमारे पास वेव्स होती हैं जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स। सुनामी आर द वेव्स जनरेटेड बाय दिस अर्थक्वेक और ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। सुनामी अर्थक्वेक नहीं होता है, बल्कि सुनामी वो वेव्स होती हैं जो कि जनरेट होती हैं बाय द ट्रेमर या फिर बाय द अर्थक्वेक। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। क्रस्ट, मेंटल ऑफ कोर। यहां देखिए पहली जो लेयर होती है आपकी अर्थ की, वो होती है क्रस्ट, और ये क्रस्ट होती है आपके आउटर मोस्ट। क्रस्ट आपके आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, ये आपका ब्रिटल होता है नेचर में। उसके बाद जो थिकनेस है क्रस्ट की वेरीज अंडर द ओशनिक एंड द कॉन्टिनेंटल एरियाज। जो आपकी ओशनिक क्रस्ट, आपके जो क्रस्ट है वो आपकी ओशंस जो होते हैं वो भी आपकी क्रस्ट के ऊपर है, और आपकी जो कॉन्टिनेंट है वहां भी क्रस्ट होती है। तो जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है ना, वो आपकी क्या है, पतली है, थिनर है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द मीन थिकनेस, जो मीन थिकनेस है हमारी ओशनिक क्रस्ट की, वो क्या है, 5 किलोमीटर्स है। और वेयर एज देखिए दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। ओशनिक क्रस्ट आपकी थिनर है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशनिक क्रस्ट की मीन थिकनेस है वो 5 किलोमीटर है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस है वो अराउंड 30 किलोमीटर है। यहाँ देखिए जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारे पास इज थिकर इन एरियाज ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम्स। इट इज मच एज 70 किलोमीटर थिक इन द हिमालयन रीजन। अगर ये हिमालयन रीजन पे इतनी ज्यादा थिक क्यों है, ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, हिमालयस जब हमारे पास बने थे तो क्या हुआ था, जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी वो हमारे पास यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई थी, सबडक्ट हो गई थी। तो उसकी वजह से क्या हो गया था, जो हमारे पास ऊपर वाली प्लेट थी वो अपलिफ्ट हो गई, और उसी वजह से हमारे पास हिमालयस अपलिफ्ट हुए। जब दो प्लेट एक साथ आ गई तो दो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स है हमारे पास, दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो आपकी ऐड हो गई। तो इसी वजह से हिमालयन जो रीजन है आपका वो 70 किलोमीटर थिक पाया जाता है। और माउंटेन्स जहां पे भी होती हैं वहां पे क्या होता है, माउंटेन्स कैसे बनती है, जब हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट्स हैं, जो हमारे पास लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं, सबडक्ट कर देती हैं और वहां पे अपलिफ्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से वहां पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो आपकी 70 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर भी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो इन्होंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की और आपकी ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी बताई है, उन्होंने कहा कि ओशियनिक क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ये जो वाली डेंसिटी है ये होनी चाहिए थी आपकी ओशियनिक क्रस्ट की, और जो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली डेंसिटी है ये होनी चाहिए थी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो यहाँ पे ये उल्टा हो गया है। मैंने जीसी लियोंग में चेक किया है, वहाँ पे भी ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी आपकी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और विकिपीडिया में मैंने चेक किया है, वहाँ पे भी ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी आपकी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है आपकी, ये बनी होती है रॉक से, बेसॉल्ट रॉक से बनी होती है। मैंने इस बेसॉल्ट रॉक की भी डेंसिटी चेक की है, इसकी भी डेंसिटी आपकी
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो याद रखना कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी होती है वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और जो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी होती है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो चलिए अब आगे वाली लेयर देख लेते हैं, मेंटल को एक बार। मेंटल क्या है हमारे पास, जैसे ही हम क्रस्ट से थोड़ा और अंदर जाएंगे तो क्रस्ट के बाद वाली लेंटर जो लेयर होती है हमारे पास अर्थ की, उसको हम मेंटल बोलते हैं। और ये मेंटल जो है एक्सटेंड्स फ्रॉम मोस्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। यानी कि ये क्रस्ट से, ये आपकी क्रस्ट से लेके और जो क्रस्ट की डेप्थ होती है आपकी वो अराउंड 100 किलोमीटर तक होती है। तो जो आपकी मेंटल होती है वो 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है अर्थ में। और ये जो आपकी मोहोज डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ये जो आपकी डिस्कॉन्टिन्यूटी है आपकी सेपरेट करती है क्रस्ट को और मेंटल को। इसको डिस्कॉन्टिन्यूटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मटेरियल होता है, जो अर्थ के अंदर मटेरियल है, जो क्रस्ट के आपके अंदर मटेरियल था, जैसे ही आप क्रस्ट से इस मोह डिस्कॉन्टिन्यूटी को क्रॉस करके मेंटल में पहुंचते हो, वैसे ही उस जो कंपोजिशन होती है उस मटेरियल की या कंपोजिशन होती है रॉक्स की, वो क्रस्ट में अलग होती है और आपका जो मेंटल होता है उसमें अलग पाई जाती है। इसी वजह से डिस्कॉन्टिन्यूटी आती है और इसको मोहोरोबिक डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और जो अपर पोर्शन होता है आपका मेंटल का, उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस मींस होता है वीक, ये आपका वीक पोर्शन होता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर्स। और जो एस्थेनोस्फीयर होता है आपका, ये 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है और ये एस्थेनोस्फीयर ही मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होता है आपका, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार आप ये फिगर में भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। यहाँ देखिए जो क्रस्ट की थिकनेस है हमारे पास 0 to 100 किलोमीटर दे रखी है। उसके बाद ये देखो एस्थेनोस्फीयर है आपका यहाँ पे, फिर ये आपकी यहाँ से यहाँ तक मेंटल है। मेंटल आपकी 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद आपकी कोर होती है। कोर दो टाइप की होती है हमारे पास, आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। आउटर कोर होती है हमारे पास 5100 किलोमीटर तक और जो इनर कोर होती है वो हमारे पास पूरी रेडियस तक जाती है। और याद रखना इनर कोर सॉलिड एंड आउटर कोर इज लिक्विड। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। और अभी जो हम एस्थेनोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे कि एस्थेनोस्फीयर वीक होता है आपका, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा होता है। तो वो मैग्मा जो होता है वो सरफेस पे आता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। तो मैग्मा कहाँ से आता है, एस्थेनोस्फीयर से आता है। और जो एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी है वो थोड़ी हायर होती है हमारी क्रस्ट से। क्रस्ट की देखी थी हमने, ओशनिक क्रस्ट की 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी। और जो इसकी एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी होती है वो होती है हमारे पास 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये जो आपकी जब क्रस्ट जो 0 to 100 किलोमीटर तक की जो क्रस्ट होती है और प्लस उसमें अगर हम ऐड कर देते हैं अपर पार्ट किसका, मेंटल का, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, तो उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो थिकनेस है रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। और जो ये हमारे पास लिथोस्फीयर है 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थेनोस्फीयर। और जो लोअर मेंटल होती है हमारे पास वो एस्थेनोस्फीयर से नीचे एक्सटेंड करती है 2900 किलोमीटर तक। और लोअर मेंटल हमारे पास सॉलिड स्टेट में होती है। मैं एक बार आपको फिगर में और दिखाऊंगा। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कोर। कोर आपकी होती है सबसे अंदर की इनर लेयर होती है। और जो कोर मेंटल बाउंड्री जो होती है हमारे पास लोकेटेड होती है डेप्थ पे 2900 किलोमीटर। आउटर कोर आपकी लिक्विड और इनर कोर आपकी सॉलिड है, मैंने बताया ही आपको। जो डेंसिटी होता है मटेरियल का एट द मेंटल कोर बाउंड्री, जो मेंटल कोर बाउंड्री पे डेंसिटी होती है मटेरियल की, वो आपकी अराउंड होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो डेंसिटी होती है वो होती है आपकी 6300 किलोमीटर पे जो डेंसिटी है वो है आपकी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत ज़्यादा डेंस होता जाता है, ऊपर ओवरलाइंग रॉक्स की वजह से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। और ये नाइफ लेयर हम इसको बोलते हैं Ni+Fe। Ni मतलब निकल, Fe मतलब आयरन। और जो कोर होती है हमारे पास वो निकल प्लस आयरन की बनी हुई होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एक फिगर खुद ड्रॉ की है, इसमें आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारे पास क्रस्ट है। ये जो आपका क्रस्ट आपको दिख रही है ये थोड़ा शेडेड पोर्शन है, ब्लू और ग्रे जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये वाला आपको, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्रस्ट है। और यहाँ पे ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। माउंटेन्स पे आप देख रहे हैं क्रस्ट की जो आपकी थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। फिर ये आपकी ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस थोड़ी कम है। और जो आपकी टोटल क्रस्ट की थिकनेस है आपको पता ही है वो आपकी 0 to 100 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ देखिए आपका ये आपका लिथोस्फीयर क्या होता है, आप यहाँ से कीजिए, ये आपका लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को कवर करता है। ये आपकी देखिए ये वाली आपकी क्रस्ट है और उसका अपर मोस्ट मेंटल ये आपका अपर मोस्ट मेंटल है, ये वाला पार्ट आपका अपर मोस्ट मेंटल है। तो लिथोस्फीयर बनता है जब क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल से लिथोस्फीयर बनता है। और लिथोस्फीयर हमारे पास 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो मेंटल है ये जाती है हमारे पास 2900 किलोमीटर तक। मेंटल कहाँ जाती है, ये आपकी मेंटल और कोर की बाउंड्री है। आपको रेड वाला जो बाउंड्री दिख रही है ये आपकी मेंटल और कोर
कोर की बाउंड्री है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एस्थेनोस्फेयर दिख रहा है। एस्थेनोस्फेयर आपका एक्सटेंड करता है 400 किलोमीटर तक। यहाँ पे आपका मैग्मा होता है और यहीं से आपका मैग्मा आउटफ्लो करता है एज वॉल्केनिक एरप्शंस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। फिर ये देखिए ये वाली आपकी अपर मेंटल है, ये जो लेयर है आपके एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, ये आपकी अपर मेंटल कहा जाता है इसको, और ये लोअर मेंटल कहा जाता है इसे। और ये देखिए आपकी यहाँ पे जो है ये आपकी मोहरोविक है, रेप्टी है, गुटनबर्ग्स है, लेमन है, ये सारी आपकी डिसकॉन्टिन्यूटीज कही गई हैं। मैंने आपको बताया ये डिसकॉन्टिन्यूटीज फेज ऑफ ट्रांजिशन होता है, और ट्रांजिशन किसमें, जब आपकी रॉक की कॉम्पोजिशन या आपकी मेटेरियल की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जो मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी है ये आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। क्रस्ट और मेंटल के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। जो आपकी रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये आपकी मेंटल में ही आती है। ये आपकी अपर मेंटल को, जो रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी है, अपर मेंटल को सेपरेट करती है लोअर मेंटल से, इसको बोलते हैं रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी। और जो आपकी गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, आपकी गुटनबर्ग आपकी कोर को मेंटल से सेपरेट करती है। किसको सेपरेट करती है? मेंटल को कोर से सेपरेट करती है गुटनबर्ग आपकी। और जो आपकी लेमन डिसकॉन्टिन्यूटी है ये आपकी आउटर कोर को इनर कोर से सेपरेट करती है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज याद रखना। ये लिथोस्फेयर आपका ये जो एस्थेनोस्फेयर है, ये सब फ्रेंड्स आप याद रखना। और यही सब आपके मतलब एग्जाम में भी आएगा। क्रस्ट मैंने आपको बताया 0 to 100 किलोमीटर की होती है, लिथोस्फेयर 10 to 200 किलोमीटर का होता है, एस्थेनोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 400 किलोमीटर, और ये मैंने आपको फिगर में दिखाया भी है। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कर दिया, चलो अब देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। जो हमारे पास आउटर कोर है वो लिक्विड क्यों है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड क्यों है। आपको पता ही है कि हमारे पास आउटर कोर भी जो बनी हुई है वो निकल और आयरन से बनी हुई है, यानी कि नाइफ से बनी हुई है, और इनर कोर भी हमारे पास नाइफ से ही बनी हुई है। कॉम्पोजिशन दोनों की सेम है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो इनर कोर का आपका जो टेम्परेचर होता है ना, ये आपका 5000 से लेके 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इनर कोर आपकी ज्यादा हॉट होती है आउटर कोर से। और जो आउटर कोर का टेम्परेचर होता है ना, वो होता है आपका 4 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और इनर कोर का आपका होता है 5 से 7000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका होता है। तो इधर क्या होता है कि जो इनर कोर पे है प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि उसको सॉलिड स्टेट में रख पाता है। प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि उसको सॉलिड स्टेट में रख पाता है, क्योंकि वो उसे स्क्वीज इतना कर देता है कि वो लिक्विड बनती नहीं है, कि इनर कोर लिक्विड इतनी बनती नहीं है, कि यहाँ इतना प्रेशर होता है कि उसे सॉलिड स्टेट में रहने देता है, इतना ज्यादा स्क्वीज कर देता है और लिक्विड बनने नहीं देता है। लेकिन जो आउटर कोर है वो इतनी हॉट नहीं होती, लेकिन फिर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है कि वो उसे लिक्विड में कन्वर्ट होने से रोक ले और इतना ज्यादा स्क्वीज कर सके कि वो सॉलिड ही रहे। अब हमें पढ़ना है वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। चलिए, तो वोल्केनो क्या होता है? अब वोल्केनो इज अ प्लेस, वोल्केनो एक प्लेस है वेयर गैसेस, एशिस और मोल्टन रॉक मटेरियल यानी कि लावा एस्केप टू द ग्राउंड, जहाँ पे एस्केप करते हैं ग्राउंड पे। वोल्केनो हम एक कब एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है? जब जो मटेरियल्स हैं हमारे पास जो अभी हमने पढ़े हैं आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड इन रिसेंट पास्ट, तब हम उसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। जब कोई भी वोल्केनो, जहाँ पे कोई भी ये सारे जो मटेरियल जो हमने पढ़े हैं, गैसेस पढ़े हैं, ऐश पड़ी है, लावा पड़ा है, ये मटेरियल हमारे पास किसी भी वोल्केनो से रिलीज हुए हैं इन द रिसेंट पास्ट, किस में रिलीज हुए हैं? इन द रिसेंट पास्ट, तो उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो फ्रेंड्स ये सब हमने पढ़ लिया है कि हमारा एस्थेनोस्फेयर क्या है, वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और जो एस्थेनोस्फेयर है इसी में आपको मैग्मा मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया। और यही मैग्मा हमारा बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शंस की फॉर्म में। और इस मैग्मा को, जब ये मैग्मा हमारे पास अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो इस मैग्मा को हम कहते हैं लावा। ये जब एस्थेनोस्फेयर में होता है मोल्टन रॉक्स, उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे बाहर आ जाता है उसे हम लावा बोलते हैं। द मटेरियल्स दैट रीच द ग्राउंड इंक्लूड्स, जो हमारे पास बाहर आते हैं इससे वोल्केनिक इरप्शन से, वो क्या होता है? लावा आता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस होती है, वोल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं, ऐश होती है, डस्ट होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन होती है, हाइड्रोजन होता है और आर्गन होता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप ऑफ वोल्केनोज, कि कितने टाइप ऑफ वोल्केनोज होते हैं हमारे पास। वोल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन। हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं इनके किस नेचर पे? इनके नेचर ऑफ इरप्शन पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस, और ये क्या किस फॉर्म में डेवलप होते हैं सरफेस पे, और इनका नेचर ऑफ इरप्शन क्या है, उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो वोल्केनो है हमारा उसके बेसिस पे, वो है हमारे पास शील्ड वोल्केनो। ये शील्ड वोल्केनो क्या होता है? जब भाई शील्ड वोल्केनो पढ़ने से पहले हम दो चीजें पढ़ लेते हैं, एसिडिक लावा और बेसिक लावा में क्या डिफरेंसेस होते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, आपके लावा होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका एसिडिक लावा, एक होता है आपका बेसिक लावा। पहले देखते हैं बेसिक लावा क्या होता है। बेसिक लावा आपका बहुत ज्यादा हॉटेस्ट होता है, हॉट होता है और हाईली फ्लूइड होता है। ये आपका 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रेवल कर सकता है, इतना ज्यादा फ्लूइड होता है बेसिक लावा आपका, और बहुत जल्दी कूल भी नहीं होता है। ये बेसिक लावा आपका ज्यादा एक्सप्लोसिव भी नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे अफेक्ट्स एक्सटेंसिव एरियाज, ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेता है क्योंकि हाईली फ्लूइड है, जल्दी कूल नहीं होता है, सॉलिडिफाई नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है एंड स्प्रेड आउट एज थिन शीट्स ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस बिफोर दे सॉलिडिफाई। और सॉलिडिफाई होने से पहले इतनी जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होता है, इतनी जल्दी कूल नहीं होता है, हॉट रहता है, तो इस वजह से बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर लेता है और थिन शीट्स बना देता है आपकी। और यहाँ देखिए रिजल्टेंट जो वोल्केनो बनता है वो कैसा बनता है, वो जेंटल स्लोपिंग बनता है। जब ये हाईली फ्लूइड होता है तो ये बहुत ज्यादा बह जाता है और स्टीप स्लोप वाले वोल्केनोज नहीं बना पाता है, तो इसलिए जेंटल स्लोप वाले बनाता है एंड फॉर्म द फ्लैटन शील्ड और डोम, या डोम टाइप शील्ड टाइप बनाता है, फ्लैटन वोल्केनोज बनाता है ये हमारे पास। अब यहाँ देखिए सेकंड टाइप का लावा है आपका एसिडिक लावा। ये आपका हाईली विस्कस होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और बहुत ज्यादा स्लोली फ्लो करता है और ट्रेवल नहीं करता है बिफोर सॉलिडिफाइंग, और ज्यादा दूर तक ये ट्रेवल नहीं करता है। एसिडिक लावा आपका ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करता है, उससे पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है, जल्दी कूल हो जाता है। ये देखिए कूल्स रैपिडली एंड लाउड एक्सप्लोशन होते हैं क्योंकि ज्यादा विस्कस है, और एक कोन टाइप के वोल्केनोज बनाता है जिनकी जो स्लोप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टीप्स होते हैं। यहाँ देखिए अब हम पढ़ेंगे पहला टाइप है हमारे पास शील्ड वोल्केनोज। हमने बेसिक और एसिड लावा पढ़ लिया है। अब यहाँ देखिए शील्ड वोल्केनोज क्या होते हैं। बेयरिंग द बेसॉल्ट फ्लो, द शील्ड वोल्केनोज जो होते हैं आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज ऑन द अर्थ। याद रखना ये अर्थ पे सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं। शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑन द अर्थ। द हवाईन वोल्केनोज आर द मोस्ट फेमस, और जो हमारे पास हवाईन वोल्केनोज है वो सबसे ज्यादा फेमस है। शील्ड वोल्केनोज का एग्जांपल हो गया आपका हवाईन वोल्केनोज। जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं फ्रेंड आपके, ये मोस्टली बेसॉल्ट के बने होते हैं, बेसॉल्ट के। और बेसॉल्ट मैंने आपको बताया बेसिक लावा होता है, यानी कि ज्यादा जल्दी कूल नहीं होता है, ट्रेवल करता है बहुत दूर तक। अ टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, मैंने बताया बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप, और ये हमारे पास जो वोल्केनोज होते हैं, शील्ड वोल्केनोज होते हैं, ये बेसिक लावा के बने होते हैं, तो इसलिए ज्यादा स्टीप नहीं होते हैं। और ये बस एक्सप्लोसिव एक ही कंडीशन में होते हैं कि समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट। वेंट वो होता है जहां से आपका लावा निकलता है। वोल्केनो की वेंट क्या होती है, पाइप की तरह होता है जहां से लावा निकलता है। अदरवाइज दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोसिविटी। पानी चला गया अगर वेंट में तो एक्सप्लोड हो जाएंगे, वरना एक्सप्लोसिव लावा नहीं होता है। मैंने आपको बताया बेसिक लावा एक्सप्लोसिव लावा नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है कुछ टाइम बाद ये जो फील्ड वोल्केनोज होता है हमारे पास डेवलप हो जाता है सिंडर कोन में। सिंडर कोन दिखा देता हूं आपको एक बार। ये देखिए ये वाला आपका सिंडर कोन है, ये कुछ ऐसा बन जाता है बाद में, शील्ड वोल्केनो बाद में ऐसा बन जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेकंड टाइप का वोल्केनो है हमारा कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो देख लेते क्या होता है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कस लावा, यानी कि देन बेसॉल्ट। जो हमारे पास हमने अभी शील्ड वोल्केनो में पढ़ा था वहाँ ज्यादा बेसिक लावा था, बट अब उससे कहीं गाढ़ा लावा है और कूलर लावा है, वो ज्यादा हॉटेस्ट लावा था। तो इसमें क्या होता है कि जो वोल्केनो होता है ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शन। एक्सप्लोजिव इरप्शन क्यों होता है, क्योंकि लावा ज्यादा विस्कस होता है और जल्दी कूल होता है। अलॉन्ग विद लावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। दीज मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन द विसिनिटी ऑफ द वेंट। ये मटेरियल आपका जैसे जैसे इरप्शन होता है मटेरियल, तो ये लेयर बाय लेयर मटेरियल क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है चारों तरफ वेंट के। तो वेंट के बाद चारों तरफ जब कलेक्ट हो जाता है लेयर बाय लेयर, तो उससे क्या बनता है, ये फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स बनती है। याद रखना ये, इसको हम स्ट्रेटो वोल्केनो भी बोलते हैं। स्ट्रेटा मींस लेयर्स। कंपोजिट वोल्केनो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटो वोल्केनो। तो ये फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स किसमें होती है, कंपोजिट वोल्केनोज में। एंड दिस मेक्स द माउंट अपीयर एज द कंपोजिट वोल्केनो। और जो माउंटेन बनती है इस वोल्केनो से वो कंपोजिट वोल्केनो की तरह लगती है, मतलब लेयर्स होती हैं उसमें। ये आपका कंपोजिट वोल्केनो है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका फ्रेंड्स कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है, ये है आपका कैल्डेरा। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव जो होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव कौन से वोल्केनोज होंगे, जिनका एसिड लावा होगा, जो लावा बहुत जल्दी कूल होता होगा, बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता होगा, वही सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होंगे, और जो हाईली विस्कस होगा। ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं अर्थ पे। दीज आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट, जब इरप्ट करते हैं तो दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स रेदर देन बिल्डिंग टॉल स्ट्रक्चर्स। ये इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिविटी होती है इन कैल्डेरा वोल्केनोज में कि जब वो इरप्शन हो रहा होता है तो वो खुद ही टूट के, उस इरप्शन के कारण, इरप्शन इतना भयंकर होता है, उस इरप्शन के कारण वो खुद ही टूट के अपने ऊपर ही कोलैप्स हो जाते हैं और कोई टॉल बिल्डिंग नहीं बना पाते, कोई टॉल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं। और जो ये हमारे पास कोलैप्स्ड डिप्रेशंस होते हैं, जो हमारे पास कोलैप्स डिप्रेशन बनते हैं, इनको हम कहते हैं कैल्डेरा। कई बार क्या होता है कैल्डेराज में आपका पानी इकट्ठा हो जाता है और इसमें लेक्स बन जाती है। और ये कैल्डेराज तो बहुत जगह, कई जगह आपको टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी यूज किए जाते हैं। अब वो कैल्डेराज में पानी जम गया है, लेक बन गई, कैल्डेरा लेक जिसको बोलते हैं, और अब वहाँ एक्सप्लोजिविटी
एक्सप्लोसिविटी नहीं है, वो वोल्केनो आपका मर चुका है। देयर एक्सप्लोसिवनेस इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चैम्बर सप्लाइंग द लावा इज नॉट यूज बट ऑल्सो इन क्लोज विसिनिटी। कैल्डेरा जो आपका वोल्केनो होता है, उसका जो मैग्मा आ रहा होता है वो आपका बहुत पास से आ रहा होता है, जो उसका मैग्मा चैम्बर होता है वो पास में होता है, ये उसकी एक्सप्लोसिविटी बताती है। चलिए अब देख लेते हैं, एक और है हमारे पास फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस क्या होता है? आपका हाईली फ्लूइड लावा होता है जो कि फ्लो करता है आपका लॉन्ग डिस्टेंसेस से। सम पार्ट ऑफ द, ये आपका बिल्कुल बेसिक लावा हो गया फ्लड वाला, और मैंने आपको बताया था बेसिक लावा आपका बहुत ज्यादा हाईली फ्लूइड होता है, कूल बहुत देर में करता है, सॉलिडिफाई बहुत देर में होता है, हॉटेस्ट लावा होता है और 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स तक ये लावा फ्लो कर सकता है, और ये करता है अटेनिंग थिकनेस ऑफ शीट जैसी थिकनेस बना लेता है। यहां देखिए थिकनेस बना लेता है, अराउंड 50 मीटर की थिकनेस बना लेता है, और ये इसका एक एग्जांपल है। इंडिविजुअल जो फ्लो है हमारे पास में एक्सटेंड अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक दूर तक चला जाता है। इसका एग्जांपल जो डेक्कन ट्रैप्स है आपके फ्रॉम इंडिया कवरिंग मोस्ट ऑफ द, जिसने महाराष्ट्र प्लेटू कवर कर रखा है पूरा, डेक्कन ट्रैप्स, वो सारे डेक्कन ट्रैप्स इसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं। वहां बेसॉल्ट आपका रॉक्स है, बेसॉल्टिक रॉक्स मिलते हैं इसी की वजह से। एंड जो महाराष्ट्र प्लेटू है आर अ मच लार्जर फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंस। इट इज बिलीव्ड दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशंस वाज कवर्ड अ मच लार्जर एरिया देन द प्रेजेंट। ये ऐसा मतलब माना गया है कि ये जो ट्रैप फॉर्मेशन थी, डेक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन थी, ये बहुत पहले से चलती आई है। लास्ट जो टाइप बचा है आपका, वो बचा है आपका मिड ओशियनिक रिज। ये जो मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनोज होते हैं, मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा, बट ये आपके ओशंस, जो ओशन फ्लोर होते हैं ना आपके, जैसे अटलांटिक हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, ये उस ओशन के अंदर मिलते हैं आपको। ओशन के अंदर ही वॉल्केनिक इरप्शंस होता रहता है, जिसकी वजह से ओशन बेड फॉर्म होता रहता है। दिस अ सिस्टम ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस, ओशन के मिड में मिलेंगे। मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग है ये जो रिज है, ये आपकी 70,000 किलोमीटर से लंबी है, जो कि स्ट्रेच करते हैं थ्रू आउट द ओशन बेसिन, यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक, इन सब में, और इंडियन ओशंस में आप में स्ट्रेच करती है, और अंटार्कटिक में। द सेंट्रल पोर्शन, जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है ना इस मिड ओशियनिक रिज का, वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है फ्रीक्वेंट इरप्शंस। मैं आपको एक फिगर में दिखा देता हूं अभी। इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हैंड ड्रॉन फिगर है मिड ओशियनिक रिज की। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर में आपका मैग्मा जा रहा है, और जो आपका पूरा एरिया है ना, ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका ओशन है। क्या ये आपका ओशन है, ओशन है ये आपका। तो ओशन के अंदर ये सब काम हो रहा है, यहाँ आपका सब पानी है। ये क्या है आपका? ये सब आपका पानी है। और ये देखिए, ये जो आपका मैंने आपको बताया था, ये मैग्मा जो जाता है, मैग्मा जाता है बाहर। अब ये मैग्मा यहाँ से इरप्ट होता है, ऐसे गिरता है। ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ना फ्रेंड्स, ये आपको जो मैग्मा इरप्शन है, यहाँ से ये है आपकी मिड ओशियनिक रिज, यहाँ से हो रहा है आपका मैग्मा इरप्ट। और जब यहाँ से मैग्मा आपका इरप्ट होता है तो वो ऐसे फ्लो करता है, साइड में जाता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये यहाँ से मैग्मा आपका फ्लो करता रहेगा, और ये होता है, ये इसको बोलते हैं हम आपको मिड ओशियनिक रिज। और इधर जो ये आपका है ओशन फ्लोर पे मैग्मा जाता रहेगा, बेसॉल्टिक ओशन फ्लोर होता है, और ओशन फ्लोर को बढ़ाता रहता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनसे हमारी कैसी कैसी लैंडफॉर्म्स बनती है। ये पहली लैंडफॉर्म्स होती है हमारे पास इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म होती है जब हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है, और वो वॉल्केनिक, जब हमारे पास मैग्मा, अर्थ जो मैग्मा चैम्बर से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, और वो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे ना आ पाके अर्थ के इंटीरियर में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। यानी कि अर्थ के अंदर जो वॉल्केनिक फॉर्म्स बनती हैं उनको हम इंट्रूसिव फॉर्म्स बोलते हैं। यहाँ देखिए, द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्निशियस रॉक्स। वो इग्निशियस रॉक्स बना देता है, लावा कूल होने पे इग्निशियस रॉक्स बनाता है। कूलिंग में टेक्स प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेस और वाइल द लावा इज स्टिल इन द क्रस्टल पोर्शन। जब ये लावा क्रस्ट में होता है और सरफेस पे पहुंचने की कोशिश करता है तो ये क्रस्ट में ही कूल हो जाता है, और वहां पे कुछ लैंडफॉर्म्स बनाता है, उनको बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ लावा, इग्निशियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वॉल्केनिक रॉक्स कूलिंग एट अ सरफेस। जब इस लावा की जो कूलिंग होती है अगर वो सरफेस पे हुई है तो हम उन इग्निशियस रॉक्स को कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स कहते हैं, और जब इस लावा की कूलिंग जो होती है हमारे पास क्रस्ट में होती है तो हम इस रॉक्स को, जो इग्निशियस रॉक्स को कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। जब हमारे पास कूलिंग क्रस्ट में होगी, अर्थ के इनसाइड होगी, उन इग्निशियस रॉक्स को हम कहेंगे प्लूटोनिक रॉक्स, और जब कूलिंग सरफेस पे होगी यानी कि अर्थ के बाहर होगी तो उसको कहेंगे हम वॉल्केनिक रॉक्स। चलिए आगे चलते हैं। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स, इनको हम इंट्रूसिव फॉर्म्स कहते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम पहली जो फॉर्म पढ़ते हैं, ये सब इंट्रूसिव फॉर्म है जो अर्थ के अंदर बनी है। पहली है बैथोलिथ।
a large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the earth crust develops into form of large dome। क्या होता है, जो हमारे पास मैग्मा चैम्बर होता है ना, जब हमारे पास पूरा की पूरा मैग्मा चैम्बर ही कूल हो जाता है, मैग्मा वो बाहर ही नहीं आ पाता है, पूरा की पूरा मैग्मा चैम्बर ही कूल हो जाता है वहीं अर्थ की क्रस्ट में डीपर डेप्थ में, तो वो क्या बनता है, वो डेवलप कर जाता है इनटू फॉर्म ऑफ लार्ज डोम, उसे कहते हैं हम बैथोलिथ। और दे अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली आफ्टर डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल। और जब बहुत हजारों साल बाद ये सरफेस पे आते हैं, जो डेन्यूडेशन के बाद जब हमारे पास इरोजन हो जाता है, इनके ऊपर जो मटेरियल होता है उनका, बैथोलिथ के ऊपर जो मटेरियल होता है उसका इरोजन हो जाता है और वो हट जाता है, तब ये सरफेस पे अपीयर करते हैं। ये देखिए, ये आपके जो बैथोलिथ्स होते हैं आपकी ग्रेनाइटिक बॉडीज होती हैं, ग्रेनाइट से बने होते हैं, और ये आपके सेवरल किलोमीटर्स की डेप्थ होती है, इनकी सेवरल किलोमीटर्स में फैले होते हैं। बैथोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। मैंने आपको बताया था जब कोई मैग्मा चैम्बर ही हमारा कूल हो जाता है उसको बैथोलिथ कहते हैं। चलिए फिगर में देख लेते हैं। ये देखिए इंट्रूसिव फीचर्स की फिगर है फ्रेंड्स, और इसमें ये देखिए आपको यहाँ पे बैथोलिथ दिख रहे हैं सबसे नीचे, ये मैग्मा चैम्बर होगा कोई, ये पूरा की पूरा यहाँ पे क्या हो गया है, कूल हो गया, और सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स में ये आपको मिलता है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। और जब इसके जो ऊपर लाइंग जो मटेरियल है ना, ओवरलाइंग मटेरियल है, जब ये डेन्यूड हो जाता है, इरोड हो जाता है, हट जाता है, तब ये बैथोलिथ ग्रेनाइटिक रॉक का बना हुआ हमारे अर्थ सरफेस पे आता है, तब हमें ये अपीयर होता है। यहाँ देखिए ये हम कह रहे हैं ये हमारे पास लेकोलिथ है, आप लेकोलिथ को भी देख पा रहे हैं ना, ये लेकोलिथ क्या होता है नेक्स्ट में यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ देखिए नीचे से आपका क्या मैग्मा जा रहा है, पाइप कंडक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप से आपका मैग्मा गया ऊपर, और ये इस फॉर्म में डोम की फॉर्म में, जैसे आपका डोम बनता है ना, ये देखिए ऐसे आपका क्या हो गया, ये आपका ऐसे लेकोलिथ बन गया, इसको बोलते हैं लेकोलिथ, डोम की फॉर्म में यहीं पे ये कूल हो गया है और इसको हम बोलते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ देख लेते हैं हमारे पास लेकोलिथ क्या होता है। यहाँ देखिए लेकोलिथ हमारे पास लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज होती हैं, लेवल बेस लेवल होता है, एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंडक्ट फ्रॉम बिलो। ये मैं आपको फिगर में दिखा दिया है। और ये किसको रिजेंबल करता है, रिजेंबल्स द सरफेस वॉल्केनिक बॉम्ब्स ऑफ कॉम्पोजिट वॉल्केनोज, ओनली दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। ये रिजेंबल करता है हमारे पास जो सरफेस पे जो वॉल्केनिक बॉम्ब्स होते हैं ना, हमारे पास कॉम्पोजिट वॉल्केनोज जो बनते हैं उनको ये उनको क्या करता है, रिजेंबल करता है, और खाली यही लोकेटेड होते हैं आपके डीपर डेप्थ पे। यहाँ देखिए आपका एग्जांपल बता देते हैं, ये जो कर्नाटका है प्लेटू है ना आपका, कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइटिक रॉक्स। इसका जो लेकोलिथ का जो एग्जांपल है वो कर्नाटका प्लेटू है, और उसकी शेप कैसे होगी, डोम शेप है, वो कैसे है, डोम शेप है, स्पॉटेड विद डोमल हिल्स। वहां पे कौन सी है, डोमल हिल्स है, वो लेकोलिथ का एग्जांपल है। और कौन से रॉक की, ग्रेनाइटिक रॉक्स की है वो। और क्या होता है हमारे पास कुछ लैंडफॉर्म्स और है हमारे पास, जैसे लेपोलिथ, फेकोलिथ एंड सिल्स। जब लावा हमारे पास मूव करता है अपवर्ड, अ पोर्शन ऑफ द सेम मे टेंड टू मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेयर एवर इट फाइंड्स अ वीक स्पेस। जहां भी कहीं लावा को स्पेस मिलता है ना, तो वहां वो घुस जाता है, चाहे उसको वर्टिकल मिलता है चाहे उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलता है। तो जब वो लावा आपका पाइप से ऊपर आ रहा होता है, जब लावा पाइप से ऊपर आ रहा होता है तो क्या होता है, उसको एक वीक प्लेन मिल जाता है, एंड इट गेट रेस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो जब जिस केस में वो डेवलप होता है इन सॉशर शेप कनकेव टू द स्काई बॉडी, जब हमारा लावा आपका सेट हो जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, और एक फॉर्म कौन सी है उनकी, सॉशर शेप में, जब ये सॉशर शेप की फॉर्म में आपका लावा कूल सॉलिडिफाई हो जाता है कनकेव टू द स्काई बॉडी, और कनकेव होता है वो टू द स्काई, तो उसको हम कहते हैं लेपोलिथ। उसको हम क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। ये मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। उसके बाद अब वेवी mass of intrusive rock at times is found at the base of the syncline। wavy mass of intrusive rocks याद रखना, बेस ऑफ द सिंक्लाइन के बेस में मिलेगा, एंड द टॉप ऑफ द एंटिक्लाइन इन फोल्डेड इग्नियस कंट्रीज। सच वेवी मटेरियल हैज अ डेफिनेट कंडक्ट टू सोर्स बीनीथ इन फ्रॉम द मैग्मा चैम्बर, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड एज बैथोलिथ। ये जो इसमें ये हमारे पास डेवलप हुआ है ना, बेस सिंक्लाइन के बेस में और एंटिक्लाइन के टॉप में, जो इंट्रूसिव रॉक, वेवी मास इंट्रूसिव रॉक का डेवलप हुआ है, यहाँ पे ये कूल हो गया है। और इस कूल जो ये कूल हुआ है, ये लावा कहाँ से आया था, जो आपका बैथोलिथ है ना, उसी मैग्मा चैम्बर ने इसको लावा सप्लाई किया होगा बैथोलिथ बनने से पहले। तो इनको हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फेकोलिथ्स। और जो नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं ऑफ द इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स, उनको बोलते हैं हम सिल्स। जो हमारे पास सिल्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं, जो लावा हॉरिजॉन्टली कूल हो जाता है उनको हम सिल्स बोलते हैं, शीट बोलते हैं। और जो थिनर वंस हैं उनको हम शीट्स बोलते हैं, बाकी थिक वालियों को हम क्या बोलते हैं, सिल्स बोलते हैं। डाइक्स क्या होती है हमारे पास, डाइक्स होती है हमारे पास सॉलिडिफाई ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और ये डाइक्स हमारे पास वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में आपको बहुत सारे मिलते हैं। डाइक्स आर कंसिडर्ड द फीडर फॉर द इरप्शन दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ट्रैप। और ये डाइक्स ही थी जिनसे, जो हमारा फीडर्स की तरह एक्ट कर रही थी, जिनसे हमारे डेक्कन ट्रैप डेवलप हुए हैं।
चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये फिगर में दिखा देता हूँ, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आपको सिल्स दिखा देता हूँ और डाइक्स दिखाता हूँ। ये देखिए आपको जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो लावा आपका कूल हो गया है और सॉलिडिफाई हो गया है, इस हॉरिजॉन्टल शीट को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सिल, ठीक है। और उसके बाद जो हम यहाँ पे और कुछ आपको डाइक्स दिखा देते हैं। ये देखिए आपकी डाइक, ये देखिए ये लावा यहाँ पे आपका वर्टिकल में मतलब वॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, इसको बोलते हैं हम डाइक। वॉल वर्टिकल पे कूल हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, इसको बोलते हैं हम डाइक। बाकी लेपोलिथ और फैकोलिथ मैं आपको दूसरी फिगर में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इस वाली फिगर में देखिए मैंने आपके लिए फिगर बनाई थी क्योंकि उस फिगर में इतना क्लियर नहीं था। ये आपके होते हैं आपके फैकोलिथ्स। फैकोलिथ्स क्या होते हैं, वेवी लाइक इंट्रूसिव, ये आपका वेवी मटेरियल्स होते हैं जो आपका वेव करते रहते हैं, इंट्रूसिव मटेरियल्स होते हैं। ये देखिए ये आपका यहाँ एंटीक्लाइन है, ये आपका सिनक्लाइन है। मैंने आपको बताया था सिनक्लाइन के बेस में और एंटीक्लाइन के टॉप में ये क्या होता है, वेवी मटेरियल होता है, वेवी इंट्रूसिव मटेरियल होता है और वहाँ कूल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। कहाँ पे कूल सॉलिडिफाई होता है, एंटीक्लाइन के टॉप में एंड सिनक्लाइन के बॉटम में। ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये है आपका फैकोलिथ। इस टाइप के मटेरियल को, इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं फैकोलिथ। और ये देखिए आपका, ये आपका लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है, शॉशर शेप्ड एंड कनकेव टू द स्काई। ये देखिए ऐसे कनकेव टू द स्काई है और ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोपोलिथ। और ये आपका बैथोलिथ है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पूरा होता है और आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ आपको याद हो गया होगा लेक्चर देखते देखते। और अगर आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 4 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।